भारत, रशिया, अमेरिका, टर्की और उसके साथ साथ इंडियन नेवी, काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में, क्योंकि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो कि इंडियन नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत को जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है NS विक्रांत, उसको कमीशन किया गया था सितंबर 2022 में। उससे पहले इंडियन नेवी के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम है NS विक्रमादित्य। इसको लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी के NS विक्रमादित्य को साल 2037 यानी कि ईयर 2037 में रिटायर कर दिया जाएगा। 12 साल तक और ये ऑपरेशनल रहेगा एंड उसके बाद इसकी रिटायरमेंट डेट आ जाएगी। NS विक्रमादित्य को साल 2013 में कमीशन किया गया था, यानी कि टोटल 24 साल ऑपरेशनल रहने के बाद रिटायर किया जा रहा है। NS विक्रमादित्य को इतनी जल्दी रिटायर करने के पीछे का कारण है इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाना, क्योंकि ये इंडियन नेवी के पास तो 2013 में आया था, लेकिन इसकी हिस्ट्री 1980s के दशक की है, क्योंकि NS विक्रमादित्य एक मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पहले सोवियत यूनियन के पास एडमायरल गॉर्शो नाम से था। यानी कहने का मतलब है कि एक तरह से सेकंड हैंड नेवल एसेट है। हैरानी वाली बात यह है कि ये शिप 1987 में सोवियत यूनियन की नेवी में कमीशन किया गया था और 1996 तक रशियन नेवी के नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा था। लेकिन 9 साल के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद रशिया ने मेंटेनेंस और कॉस्ट इश्यूज के कारण इसको डीकमीशन कर दिया था। रशिया ने एडमायरल गॉर्शकोव शिप को डीकमीशन किया। उसके कुछ ही साल के बाद 2004 में भारत ने रशिया से इस शिप को खरीदने के डिसीजन लिया और जनवरी 2004 में एक डील साइन हुई जिसमें भारत ने इस शिप को फ्री हल के रूप में रशिया से परचेज कर लिया और इसको रीफिट करके इंडियन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको एक फुल फ्लैश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया, जिसके लिए रशियन कंपनी के साथ लगभग $974 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया, जो बाद में बढ़कर $2.35 बिलियन तक पहुंच गया था। यानी कि एक ऐसा शिप जिसको रशियन नेवी भी ऑपरेट नहीं करना चाहती थी, उसको भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सिलेक्ट किया। बार बार कॉस्ट बढ़ने के कारण इसके ऊपर $2.35 बिलियन से ज्यादा का खर्च कर दिया गया, जबकि इतने का उस समय एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन सकता था। ये रीफिट प्रोजेक्ट साल 2004 से लेकर 2012 तक चला था और इसमें कई बार डिलेस और कॉस्ट ओवररन्स होते गए एंड आखिर में 16 नवंबर 2013 को NS विक्रमादित्य ऑफिशियली इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया गया और कुछ ट्रायल्स के बाद साल 2014 में इसको इंडियन नेवी ने वेस्टर्न नेवल कमांड में कमीशन कर लिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये 23 से 24 साल की सर्विस के बाद ही रिटायर हो जाएगा एंड अभी से इसकी रिटायरमेंट की डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं। एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर का लाइफ स्पैन एटलीस्ट 50 से 55 साल का होता है और अगर सेकंड हैंड वॉरशिप को रीफिट करने की बजाय उस समय एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज कर लिया होता तो NS विक्रमादित्य साल 2060 तक इंडियन नेवी में अपनी सर्विसेज देता रहता। मसला ये है कि हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमें अगले 10 से 12 सालों के अंदर ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना ही पड़ेगा, वरना साल 2037 के बाद इंडियन नेवी के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचेगा, NS विक्रांत। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी के चीफ दिनेश के त्रिपाठी सर आज अमेरिका के विजिट के ऊपर रवाना हो गए हैं। 12 से 18 नवंबर तक ये विजिट उनकी चलती रहेगी, यानी कि 5 दिन की विजिट होने वाली है और इस दौरान इंडियन नेवी के चीफ US नेवल ऑफिशियल्स, US इंडो पैसिफिक कमांड, US पैसिफिक फ्लीट के कमांडर्स के साथ कई सारी काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और भारत को लेकर। लेट ही सही, लेकिन आज टर्की की गवर्नमेंट ने भी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। टर्की ने इस हमले के ऊपर दुख जताया है और कहा है कि आतंकवाद का हम विरोध करते हैं और आतंकवाद के ग्लोबल थ्रेट के खिलाफ लड़ाई में हम साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे आपको याद होगा पहलगाम हमले के समय टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इसलिए टर्की से उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन टर्की ने भी कंडोलेंसेस भेज दी हैं। हो सकता है कि भारत ने अभी तक इस हमले के पीछे पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए टर्की ने भी इसको लेकर कंडोलेंस मैसेज दे दिया हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। दरअसल पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वियना में इंडस वाटर ट्रीटी की नेक्स्ट हियरिंग की डेट्स काफी क्लोज आ गई हैं। 17 से 21 नवंबर तक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वियना में ये मामला पूरी तरह से सुना जाएगा, जहां पर भारत और पाकिस्तान को अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने अपना अपना केस और आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करने थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करने का फैसला किया है, यानी कि भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया है कि भारत इन प्रोसीडिंग्स में अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया है। वहीं पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को न्यूक्लियर एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने के लिए भेज भी देंगे। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वियना के न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत की एब्सेंस से प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपना फैसला और रूलिंग्स उसके बावजूद सुनाएंगे। यानी कि एक पार्टी होते हुए भी भारत का आर्गुमेंट सुने बिना ही ये लोग फैसला कर लेंगे
और एक्सपेक्ट करेंगे कि भारत उस फैसले को मान भी ले। फिलहाल तो भारत सरकार ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को बायकॉट कर दिया है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा के मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड मनिंदर सिद्धू आज भारत पहुंचे हैं और भारत के साथ ट्रेड डील की नेगोशिएशंस हो रही हैं। जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद कनाडा की नई गवर्नमेंट भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए काफी एक्साइटमेंट शो कर रही है, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कनाडा के ऊपर काफी प्रेशर डाला हुआ है। इसलिए कनाडा और भारत के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स लगातार आपस में मीटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। रिसेंटली जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्लैशेस हुए थे, उसके बाद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पनिश करने के लिए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड और ट्रांसशिपमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया था। बॉर्डर के ऊपर सारी चेक पोस्ट और चेक पॉइंट बंद कर दिए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल भी ट्रेड नहीं हो रहा था, ताकि अफगानिस्तान के ट्रेडर्स को नुकसान हो, तालिबान के ऊपर प्रेशर बने और तालिबान टीटीपी के लोगों के ऊपर एक्शन ले। मसला ये है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ट्रेड के लिए पाकिस्तान के पोर्ट्स के ऊपर काफी डिपेंडेंट थी। लेकिन अब तालिबान रजीम ये गलती सुधारने जा रहा है और तालिबान रजीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द इस्लामिक एमिरेट अब्दुल गनी बरादर ने आज एक स्टेटमेंट इशू करते हुए अनाउंस किया है कि अफगानिस्तान की डिग्निटी और अफगानिस्तान के स्वाभिमान की रक्षा करने के खातिर अफगानिस्तान के ट्रेड इंडस्ट्री और अफगानिस्तान के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हम अपने भाई बंधु ट्रेडर्स को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे ट्रेड रूट्स ब्लॉक कर दिए हैं और नॉन पॉलिटिकल इश्यूज को एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है। इसकी वजह से तालिबान रजीम ये घोषणा करता है कि अफगानिस्तान के ट्रेडर्स जितना हो सके पाकिस्तान के साथ गुड्स का ट्रेड उतना ही कम कर दें और दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड को बढ़ा दें। अभी जो सामान पाकिस्तान से आ रहा है उनको रीडायरेक्ट करके दूसरी कंट्रीज और ऑल्टरनेटिव मार्केट से रीडायरेक्ट किया जाए और पाकिस्तान से इंपोर्ट्स को कम किया जाए। इसके साथ ही मेडिसिन यानी कि दवाइयों को लेकर तालिबान रजीम ने सख्त डायरेक्शंस दी हैं और कहा है कि अफगानिस्तान के ट्रेडर्स मेडिसिन को कम्प्लीटली दूसरी कंट्री से परचेज करेंगे। अफगानिस्तान के ट्रेडर्स पाकिस्तान के साथ अपने अकाउंट्स को सेटल करके डीलिंग्स को फाइनलाइज कर दें और 3 महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद अफगानिस्तान के ट्रेडर्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को पाकिस्तान से कोई भी मेडिसिन इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये कहना है तालिबान रजीम का, यानी कि नॉर्मल ट्रेड को कम करने और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करने के लिए तो कहा ही गया है, लेकिन मेडिसिन और ड्रग्स के लिए 3 महीने दिए गए हैं। उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान से कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन बिल्कुल भी परचेज नहीं करेगा। ऑब्वियस है कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है और हम अफगानिस्तान को सस्ते दामों के ऊपर जेनरिक मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए ईरान का जो चाबार पोर्ट है ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस वेवर हटा दिया है। हालांकि भारत को 6 महीने यानी अप्रैल तक की एक्सटेंशन मिल गई है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी ये वाकई में बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते दिखाई दे रही है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि आज भूटान से भारत आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले CCS मीटिंग बुलाई है। हालांकि मीटिंग अभी वीडियो रिकॉर्ड करने वक्त तो नहीं हुई है। पहलगाम हमले के समय भी प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब थे और वहां से आने के बाद सबसे पहले उन्होंने उस समय CCS मीटिंग ही बुलाई थी और बाद में हम सब ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की गई। CCS मीटिंग का मतलब होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ साथ देश का डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इसके मेंबर होते हैं। ये पांचों मिलकर देश के सबसे इंपॉर्टेंट फैसले लेते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य नीति, सर्जिकल स्ट्राइक्स, कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन, विदेश नीति, सेना और नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं। और इन पांचों के अलावा इस CCS की मीटिंग में कई बार सिक्योरिटी से जुड़े कई सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, तीनों सेना के प्रमुख यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के चीफ्स को भी इस मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। इसके साथ ही देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि रॉ और IB के हेड को भी कई बार इस CCS मीटिंग में इनवाइट किया जाता है और इन सब की मुख्य भूमिका होती है सरकार को सिचुएशन के ऊपर ब्रीफिंग देने की और इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं और क्या क्या किया जा सकता है, देश का क्या रिएक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें सरकार को यही ऑफिशियल्स इस CCS की मीटिंग में सजेस्ट करते हैं। इन सब के इनपुट्स लेने के बाद ही फिर सरकार कोई बड़ा फैसला करती है। वैसे लगता तो नहीं है कि इस बार पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की जाएंगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? हाँ या फिर ना, या फिर अपने देश के गद्दारों का ये काम है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।